दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी पाकिस्तानी महिला एसपी की है जो भारत के खिलाफ एक खतरनाक साजिश को अंजाम देने के इरादे से भिखारिन का भेष बनाकर चोरी छिपे भारत में दाखिल होती है। उसका मकसद था भारत से जुड़ी कुछ गुप्त और संवेदनशील जानकारियां इकट्ठा करना। लेकिन कहते हैं ना, जब नीयत गलत हो तो कदम भी लड़खड़ा जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एक भारतीय सिपाही को उस पर शक हो जाता है और वह उसे पकड़ लेता है। इसके बाद उस पाकिस्तानी एसपी मैडम के साथ भारतीय सिपाही महीनों तक ऐसे ऐसे काम करता है कि वह पाकिस्तानी महिला किसी को कुछ बता भी नहीं सकी। फिर आगे जो कुछ हुआ उसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि अगर आप भी सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं वो घटना जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बेहद साहसी और खूबसूरत महिला अफसर को भारत में एक संवेदनशील मिशन के लिए तैयार किया था। उसका नाम सना मलिक था, जो पेशे से पाकिस्तान की एक सीनियर पुलिस अफसर यानी एएसपी थी। सना मलिक को आईएसआई के सीनियर अधिकारी ने जो काम सौंपा था वह था भारत के एक ऐसे सैन्य क्षेत्र की जासूसी करना जहां नए हथियारों का परीक्षण हो रहा था। उसे वहां से गुप्त जानकारियां जुटाकर पाकिस्तान पहुंचानी थी। रात के समय एक गुप्त रास्ते से सना मलिक ने भारत पाक सीमा पार कर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में दाखिल हुई। उसने भिखारिन का भेष धारण किया हुआ था। साधारण और फटे पुराने कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए थे और साथ में एक पुराना थैला भी ले लिया जिसमें उसका कुछ जरूरी सामान था। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद सुबह वह उस शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई जहां भारतीय सेना का गुप्त बेस मौजूद था। सना मलिक बेस के पास घूम ही रही थी, तभी एक जवान ने उसे देख लिया और सना से पूछने लगा, अरे ओ लड़की, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर थोड़ा खाना मिल जाता तो। यहाँ कोई घर नहीं है, इधर कुछ नहीं मिलेगा तुझे। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ आना मना है। यहाँ से थोड़ी दूरी पे एक कॉलोनी है, वहां खाना मिल जाएगा तुझे। चल। फिर सना सीधे सैनिक कॉलोनी में पहुंच गई और अगले 4 दिनों तक वह सैनिक क्वार्टरों के आसपास भिखारिन बनकर घूमती रही। गली गली जाकर भीख मांगती, खुद को बेसहारा बताकर लोगों से मदद की गुहार लगाती। वह जानती थी कि सेना के लोग दिल के नरम होते हैं, इसलिए वह हर बार नया तरीका अपनाती। कभी बच्चों के सामने बैठकर रोने लगती तो कभी बुजुर्गों के सामने अपनी बीमार मां की झूठी कहानी सुनाकर 2 रोटियों की भीख मांगती। धीरे धीरे उसकी शक्ल कई घरों को पहचान में आने लगी और लोग उसे बेचारी समझने लगे। सेना क्षेत्र के पास ही एक पुराना और वीरान बंकर जैसा कमरा था जो अब किसी काम में नहीं आता था। सना मलिक ने वहीं अपना रहने का ठिकाना बना लिया था। रात को वहीं सोती और दिन भर सैनिक क्वार्टरों के आसपास भटकती रहती। एक दिन वह एक पूर्व सैनिक के घर भीख मांगने पहुंची। वह परिवार बहुत दयालु था। उन्होंने उसे खाना दिया और पहनने के लिए कुछ पुराने कपड़े भी दे दिए। इसके बाद सना मलिक रोज वहां जाने लगी और धीरे धीरे उस परिवार सहित आसपास के कई लोगों का भरोसा जीतने लगी। अब वह सिर्फ खाने के लिए नहीं आती थी, बल्कि बातों बातों में दर्द, संघर्ष और देशभक्ति की झूठी कहानियां सुनाकर लोगों की सहानुभूति बटोरती थी। इसी बीच उसने अपनी असली चाल शुरू की। उसने एक छोटा सा अत्याधुनिक स्पाई कैमरा अपने कपड़ों में छिपा लिया। अब वह सैनिक क्वार्टरों के पास घूमते हुए चुपचाप फौजियों की बातचीत रिकॉर्ड करने लगी। कभी आपसी बातें, कभी मीटिंग के बाहर से आती रणनीति की आवाजें, तो कभी हथियारों से जुड़ी जानकारियां। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वह धीरे से अपने उसी बंकर नुमा कमरे में लौट जाती। उस वीरान बंकर नुमा कमरे में सना मलिक ने एक छोटा सा सैटेलाइट ट्रांसमिशन डिवाइस छिपा रखा था। वहीं से वह अपनी रिकॉर्ड की हुई जानकारियां चुपचाप पाकिस्तान भेजती रहती थी। इतने दिनों तक किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत के आगे कोई चाल नहीं चलती। पास के ही क्वार्टर में रहने वाला एक जवान भूपेंद्र सिंह, जो बेहद होशियार और अनुशासित सिपाही था, उसकी हरकतों पर गौर करने लगा। उसे बार बार यही सवाल परेशान करता था, इतनी सुंदर और संभली हुई महिला इस हालत में क्यों है? वह सिर्फ फौजियों के क्वार्टरों में ही क्यों जाती है? और सबसे बड़ी बात, वह रात होते ही अचानक कहां गायब हो जाती है?
एक दिन भूपेंद्र ने रास्ते में ही सना मलिक को रोक लिया और उसे सवाल किया। तुम देखने में सुंदर और सलीकेदार लगती हो, फिर इस हालत में क्यों हो? तुम कहां से आई हो? नाम बताओ मुझे। मेरी 1 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। मैं अनपढ़ हूँ साहब। उसने यह भी कहा कि वह अनपढ़ है, इसलिए भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही है। कुछ देर के लिए भूपेंद्र शांत हो गया, लेकिन उसके मन में शक की एक हल्की सी लकीर खिंच चुकी थी। उसने तय कर लिया कि वह इस महिला पर नजर रखेगा। अब भूपेंद्र अपनी ड्यूटी के साथ साथ चुपचाप उस भिखारिन की गतिविधियों पर ध्यान देने लगा। वह देखता कि वह किस किस घर जाती है, किन लोगों से बात करती है। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि वह औरत सिर्फ फौजियों के क्वार्टरों में ही जाती थी। आम नागरिकों से उसका कोई लेना देना नहीं था। भूपेंद्र के मन में लगातार सवाल घूम रहा था। उसका असली ठिकाना क्या है? वह रात को कहां चली जाती है? भूपेंद्र का शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। एक रात उसने चुपचाप उसका पीछा करने का फैसला किया। वह दूर से दीवारों के सहारे छिपता हुआ उसके पीछे चलता रहा। सना मलिक उसी पुराने बंकर में अंदर पहुंच गई जहां वह रहा करती थी। भूपेंद्र बंकर के पास एक पेड़ के पीछे छिपकर सना पर नजर रखने लगा। फिर 5 मिनट बाद भूपेंद्र ने बंकर की टूटी खिड़की से अंदर झांका और जो उसने देखा उसकी सांसें थम गईं। अंदर सना मलिक बिल्कुल अलग रूप में थी। फटे कपड़े नहीं, बल्कि साफ सुथरे कपड़ों में थी। उसके हाथ में एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण था जिससे वह लगातार तस्वीरें और रिकॉर्डिंग्स भेज रही थी। सामने खुले नक्शे पड़े थे जिन पर भारत के कई सैन्य केंद्रों के नाम साफ लिखे थे। तभी वह धीमी आवाज में उर्दू में बात करने लगी। भूपेंद्र समझ गया। वह सैटेलाइट फोन पर पाकिस्तान के किसी अधिकारी से बात कर रही थी। भूपेंद्र का खून खौल उठा। उसने खुद से कहा, तो यह दुश्मन है। लेकिन उसी पल उसने समझदारी से काम लिया। उसने अपने मन में सोचा, अगर वह अभी इसे पकड़ लेगा तो यह पता नहीं चल पाएगा कि इस साजिश की जड़ें कहां तक फैली हैं। वह बिना कोई आवाज किए वहां से अपने क्वार्टर लौट आया, लेकिन उस रात उसकी नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह भूपेंद्र सना एक पेड़ के पीछे एकांत में ले गया। उसने सीधे शब्दों में कहा, अब झूठ मत बोलना, साफ साफ बताओ तुम कौन हो और पाकिस्तान को क्या भेज रही थी? सना मलिक घबरा गई। उसका चेहरा उतर गया। उसे समझ आ गया कि उसका राज खुल चुका है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने खुद को संभाला और बोली, अगर मैंने सच बता दिया तो क्या तुम मुझे तुरंत पकड़वा दोगे? ये सब तुम्हारे जवाब पे निर्भर करता है। कुछ पल की खामोशी के बाद सना मलिक ने सच स्वीकार किया। मैं पाकिस्तानी अफसर हूँ। मुझे यहाँ एक गुप्त मिशन पे भेजा गया था, लेकिन अब मैं पकड़ी जा चुकी हूँ। तो क्या मैं तुम्हें अभी गिरफ्तार कर दूं? ये सुनते ही सना मलिक ने हाथ जोड़ लिए और घबराई हुई आवाज में बोली, नहीं साहब, मुझे गिरफ्तार मत कीजिए। तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। बस मुझे बचा लीजिए साहब। आज से मैं पाकिस्तान में जानकारी भेजना बंद कर दूंगी। भूपेंद्र एक पल के लिए सोच में पड़ गया। वह वर्दी में था, लेकिन उसका दिल कुछ और ही सोचने लगा। सामने एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। सना उसे सामने से ऐसे देख रही थी जैसे वह पूरी तरह खुद को समर्पित करने को तैयार हो। कुछ देर चुप रहने के बाद भूपेंद्र ने बस इतना कहा, सुनो, एक काम करो, आज शाम मेरे घर आ जाना, तब तय करूंगा कि आगे क्या करना है। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। शाम को अच्छे से तैयार होकर आती हूँ। शाम को मिलते हैं। शाम होते ही सना मलिक ने साफ सुथरे कपड़े पहने, बाल संवारे और भूपेंद्र के क्वार्टर में पहुंच गई। वह रात दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारी। यह नजदीकी तन की थी, मन की थी, या सिर्फ छल था, यह साफ नहीं था। लेकिन उस रात से उनके बीच एक नए रिश्ते ने जन्म ले लिया और अगले दिन से सना मलिक ने पाकिस्तान को कोई भी डाटा भेजना बंद कर दिया। भूपेंद्र ने उसका सैटेलाइट फोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए। प्यार था, लेकिन देश पहले था। भूपेंद्र अब एक गहरी मानसिक उलझन में जी रहा था। एक ओर सना मलिक की मोहकता थी जो उसके दिल की गहराइयों तक उतर चुकी थी। दूसरी ओर देशभक्ति और संदेह था जो उसकी आत्मा को लगातार झकझोर रहा था। अब सना मलिक पहले जैसी चुप नहीं रहती थी। वह भूपेंद्र से अपने जीवन के बारे में खुलकर बातें करने लगी थी।
अपने अतीत की झूठी कहानियां सुनाकर वह उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती। दोनों शाम को साथ बैठते, बातें करते, खाना खाते और फिर साथ समय बिताते। भूपेंद्र अक्सर सोचता, क्या सच में इसके पीछे कोई मजबूरी है या यह सब ये मेरे साथ कोई नाटक कर रही है। उधर पाकिस्तान में आईएसआई बेचैन हो चुकी थी। लगातार सना मलिक से डांटा न मिलने पर वहां हलचल बढ़ने लगी। आखिरकार एक विशेष ऑपरेशन कहर की योजना बनाई गई। यह ऐसा मिशन था जिसमें भारत में छिपे एक अफसर की निष्क्रियता को देखते हुए बल प्रयोग के जरिए ध्यान भटकाने का फैसला लिया गया। कहानी अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान में आईएसआई के एक अफसर ने सख्त लहजे में कहा, अब सना मलिक को भूल जाओ, या तो वह पकड़ी जा चुकी है या फिर मर चुकी है, इसीलिए वो कोई जानकारी नहीं भेज रही। अब इंतजार खत्म हुआ। अब समय आ गया है मैदान में उतरने का और खून बहाने का। इसके बाद 4 प्रशिक्षित आतंकवादियों को राजस्थान की सीमा से भारत में घुसाया गया। उनका लक्ष्य था सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों की एक गुप्त बैठक पर हमला करना। इधर भारत में भूपेंद्र के पुराने सैन्य संपर्कों ने उसे बताया कि सीमा पर हलचल बढ़ गई है। भूपेंद्र को कुछ अनहोनी का आभास होने लगा था। भूपेंद्र सतर्क हो गया। उसने सना मलिक को पकड़ लिया और सीधे सवाल किया, सना, कुछ छुपा रही हो क्या? तुम्हारा पाकिस्तान अब क्या करने जा रहा है? सना मलिक चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। अब भूपेंद्र पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था। उसने सना मलिक की गहराई से तलाशी ली और एक छुपा हुआ डिवाइस बरामद किया, एक विशेष कैमरा जो अब भी सक्रिय था। भूपेंद्र ने उसकी सारी रिकॉर्डिंग अपने कब्जे में ले ली। उस रात दोनों के बीच तीखी बहस हुई। भूपेंद्र गुस्से में चिल्लाया, सच बताओ, क्या तुम अब भी पाकिस्तान से जुड़ी हो? वे भारत पर हमला करने वाले हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सना मलिक फूट फूट कर रोने लगी। मुझे माफ कर दो भूपेंद्र, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे लोग हमला करने वाले हैं। एक पल के लिए भूपेंद्र का दिल पसीज गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में भावना नहीं, एक सैनिक की सख्ती थी। अंततः वह दिन आ गया। आतंकवादियों ने हमला किया। लक्ष्य था सूबेदार हुकुम सिंह का घर, जहां सेना के कुछ अफसर गुप्त बैठक कर रहे थे। लेकिन भारतीय सेना के जवान और राजस्थान पुलिस पहले से पूरी तरह तैयार थी। गोलियों की बौछार हुई, धमाके गूंजे और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। भूपेंद्र और उसकी यूनिट ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ ही देर में एक एक करके सभी आतंकवादी ढेर कर दिए गए। एक आतंकी के पास से कुछ गुप्त दस्तावेज बरामद हुए, जिन पर सना मलिक के हस्ताक्षर और कोड वर्ड्स साफ दिखाई दे रहे थे। अब किसी तरह का शक बाकी नहीं रहा। सना मलिक का अतीत पूरी तरह सामने आ चुका था। हमले के 2 दिन बाद भूपेंद्र ने सना मलिक को बाहर बुलाया और शांत स्वर में कहा, अब तुम पाकिस्तान जा सकती हो। तुम्हारी सारी जानकारी हमारे पास है। तुमने कुछ समय तक वफादारी दिखाई, इसलिए तुम पर अभी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे खिलाफ सबूत हमारे पास हमेशा रहेंगे। सना मलिक ने हाथ जोड़ लिए और कहा, भूपेंद्र, मैंने जो किया बहुत गलत किया, लेकिन मैंने दिल से तुमसे मोहब्बत की थी। भूपेंद्र हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। यह मोहब्बत नहीं थी, उसने कहा, यह सिर्फ भ्रम था और मैं भ्रम में नहीं जीता। कुछ दिनों बाद एक गुप्त डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए सना मलिक को पाकिस्तान भेज दिया गया। पाकिस्तान पहुंचते ही वह दोबारा आईएसआई से जुड़ गई। 6 महीने बीत चुके थे। इधर भारत में भूपेंद्र सिंह को एक नए गुप्त मिशन पर भेजने की योजना बनाई जा रही थी, ऑपरेशन फतह। यह मिशन पाकिस्तान की सीमा के भीतर घुसकर एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए था। लेकिन भूपेंद्र को यह पता नहीं था कि इस मिशन के अंदर एक और परछाई छिपी है, सना मलिक। आईएसआई ने सना मलिक को दोबारा सक्रिय कर दिया था, लेकिन इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ भारत नहीं था। इस बार उसका मिशन था भूपेंद्र सिंह की हत्या। कराची में हुई एक गुप्त बैठक में जनरल इकबाल ने उससे कहा, जो तुम्हारे दिल में रह गया है उसे खत्म कर दो, फिर इस खेल से आजाद हो जाओ। सना मलिक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर अब न भाव थे न गुस्सा। उधर भूपेंद्र पाकिस्तान में घुस चुका था, नया भेष, नई पहचान और सिर्फ 2 साथी के साथ। लक्ष्य था लाहौर के बाहरी इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री, जहां हथियार और बम बनाए जा रहे थे और वही हथियार भारत भेजे जा रहे थे। जैसे ही भूपेंद्र फैक्ट्री के अंदर पहुंचा, उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी।
काले बुर्के में खड़ी सना मलिक। एक पल के लिए उसका दिल कांप गया, लेकिन अगले ही पल वह फिर सैनिक बन गया। उसने अपने साथी से कहा, अब यह सिर्फ एक मिशन नहीं रहा, यह पर्सनल भी हो गया है। भूपेंद्र ने फैक्ट्री पर हमला कर दिया। तेज धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। आतंकी इधर उधर 10 भागने लगे, लेकिन तभी चारों ओर से गोलियां बरसने लगी। अचानक भूपेंद्र और उसके साथी को आतंकियों ने घेर लिया था। अचानक सामने से एक औरत आई और 2 गोलियां चलाकर 2 आतंकियों को गिरा दिया। वह सना मलिक थी। भूपेंद्र ने कहा, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? सना मलिक की आंखें भर आईं, क्योंकि मेरी आत्मा अब खामोश नहीं रह सकती। मैं तुम्हें मारने नहीं आई थी, मैं खुद को आजाद करने आई थी। भूपेंद्र ने संदेह से पूछा, यह भी कोई चाल तो नहीं? सना मलिक ने चुपचाप अपनी पिस्तौल जमीन पर रख दी और बोली, मुझे तुम्हारे देश से माफी चाहिए। मैं सारी सच्चाई उजागर कर दूंगी, बस मुझे एक मौका दो। भारतीय एजेंसियों ने सना मलिक को हिरासत में ले लिया। उसके बयान इतने विस्फोटक थे कि भारत सरकार को तुरंत संयुक्त राष्ट्र तक फाइल भेजनी पड़ी। उसने आईएसआई के ऑपरेशन कहर, आतंकी फंडिंग और राजनीतिक ब्लैकमेलिंग तक सब कुछ उजागर कर दिया। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से बस एक बात कही, एक गद्दार ने आखिरकार इंसानियत चुनी। हम नफरत से नहीं, सच्चाई से जीतते हैं। सना मलिक को भारत की जेल में रखा गया। उसने जीवन की सारी मोह माया त्याग दी। जेल में वह रोज गीता पढ़ती और अपने कर्मों का प्रायश्चित करती थी। एक दिन भूपेंद्र उससे मिलने जेल आया। सना मलिक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तुम्हें खोकर अपने आप को पाया। अब चाहती हूं कि मेरी आखिरी सांस इसी मिट्टी में हो। भूपेंद्र ने शांत स्वर में जवाब दिया, देश से गद्दारी की माफी नहीं मिलती, लेकिन आत्मा को शांति जरूर मिल सकती है। 6 वर्ष बीत चुके थे। ऑपरेशन फतह की गूंज अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों से निकलकर इतिहास की किताबों में दर्ज हो चुकी थी। सना मलिक, जो कभी अपने देश के लिए जासूसी करती थी, अब 6 साल की सजा पूरी करने के बाद अच्छे व्यवहार और मानवीय आधार पर रिहा की जा रही थी। यह फैसला भारत सरकार के लिए आसान नहीं था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के दबाव में यह निर्णय लेना पड़ा। रिहाई के दिन जेल के बाहर कोई मौजूद नहीं था, सिवाय एक के भूपेंद्र सिंह। सना मलिक चुपचाप उसके सामने खड़ी थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्द गले में अटक गए। भूपेंद्र ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, चलो, तुम्हें तुम्हारे वतन की सरहद तक छोड़ देता हूं। गाड़ी चल पड़ी। दोनों के बीच गहरी खामोशी पसरी थी, वह खामोशी जो हर शब्द से भारी होती है। अटारी बॉर्डर तक का सफर लंबा था। हर किलोमीटर के साथ उनकी सांसें एक दूसरे की नजदीकी और दूरी दोनों को महसूस कर रही थीं। थोड़ी देर बाद सना मलिक ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगा था तुम मुझे देखने भी नहीं आओगे। भूपेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद बोला, मैंने तुम्हें सजा दी, अब शायद मोक्ष देना मेरा कर्तव्य है। सना मलिक की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। अटारी वाघा सीमा पर दोनों आखिरी बार आमने सामने खड़े थे। एक तरफ पाकिस्तानी रेंजर्स, दूसरी तरफ भारतीय जवान। बीच में लगी कंटीली बाढ़ जैसे उनके दिलों के बीच की दूरी को बयान कर रही थी। जाते जाते सना मलिक ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर पाए? भूपेंद्र ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरी वर्दी ने तुम्हें सजा दी, पर मेरा दिल शायद तुम्हें कभी छोड़ नहीं पाया। अब मैं तुम्हें हर बंधन से आजाद करता हूं। सना मलिक ने सिर झुका लिया। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद गिरी और अब वह पाकिस्तान की सीमा में आ चुकी थी। अब उसे न कोई नाम चाहिए था, न कोई पहचान, उसे बस आजादी चाहिए थी। 8 महीने बाद भूपेंद्र को पाकिस्तान से एक चिट्ठी मिली। प्रिय भूपेंद्र, तुम्हारे देश ने मुझे सजा दी, लेकिन तुमने मुझे आत्मा दी। अब मैं मुल्तान में एक स्कूल चलाती हूँ, जहां लड़कियां पढ़ती हैं और नफरत से दूर रहती हैं। शायद यही मेरा प्रायश्चित है। मैं अब तुम्हारी नहीं, लेकिन किसी और की गुलाम भी नहीं। भूपेंद्र ने चिट्ठी को चूमकर अपनी किताब के अंतिम अध्याय में रख दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद।